the recording. चैप्टर नंबर 12 है सम लेसन्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट हिस्ट्री। और इसमें हम आज जो चीज़ें सीखेंगे वो है रिटर्न की कैलकुलेशन। और रिटर्न की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, ठीक है। और जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो उस पर आपको रिटर्न मिलता है। इस चैप्टर के स्टार्ट में बड़ी अच्छी 2-3 कोटेशंस लिखी हुई हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जॉर्ज सेंटानियस फेमस कमेंट है, दोज हु डू नॉट रिमेंबर द पास्ट आर आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। अगर आप हिस्ट्री को याद नहीं रखते तो वो वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। तो इसलिए हिस्ट्री से जो गलतियां हो चुकी हैं इंसान को उससे लेसन लेके तो आगे बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद हेनरी फोर्ड्स का भी एक फेमस कमेंट है, हिस्ट्री इज मोर और लेस बंक। हिस्ट्री एक बंक है, एक एब्सर्ड है जिसका कोई भी वो कहता है कि हम नतीजा नहीं निकाल सकते, ठीक है। और उससे हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। फिर एक और मार्क ट्वेन्स ऑब्जर्वेशन ये कहती है, जो मार्केट में स्टॉक्स ट्रेडिंग की जाती है, जो जैसे हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस की अमलगमेशन से वजूद में आई, जिसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। तो इन तीनों के अमलगमेशन से बनी थी। ये कहते हैं जी मार्क ट्वेन्स कि जब स्पेकुलेशन होती है तो स्पेकुलेशन थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते किसी भी मंथ पे या डे पे। तो एक अच्छा उन्होंने तंजिया अंदाज में इसको कहा कि अक्टूबर, दिस इज वन ऑफ द peculiarly dangerous month to speculate in stocks। तो कह रहा है अक्टूबर वो वाहिद महीना है जो सबसे ज्यादा डेंजरस मंथ है स्पेकुलेशन इन स्टॉक्स के हवाले से। बट कह रहा है द अदर मंथ्स आर, बाकी महीने कौन से हैं, जुलाई, जनवरी, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, मई, मार्च, जून, दिसंबर, अगस्त एंड फरवरी। तो बाकी भी 11 महीने उसने अलग से गिनवा दिए हैं। उसके कहने का मकसद ये है कि स्पेकुलेशन ईच एंड एवरी डे इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। और स्पेकुलेशन के बगैर आप नहीं अर्न कर सकते। स्पेकुलेशन क्या होती है कि डेलिबरेटली मार्केट को अप एंड डाउन करना, शेयर की प्राइसेस को कार्टेल बना के, एक ग्रुप बना के, और उसकी वजह से फिर अपने पर्सनल गेन्स हासिल करना, इसे स्पेकुलेशन कहते हैं। जो मार्केट्स ज़्यादा स्टेबल नहीं होती हैं उसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है, जिसमें रेगुलेटरी बॉडी इतना इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करती है, और ठीक है। और जो लेस डेवलप या लीस्ट डेवलप कंट्रीज होती हैं उनकी मार्केट्स में स्पेकुलेशन उतनी ज़्यादा होती है। यानी वो आम अल्फाज में कहते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज बैठी होती हैं, तो छोटे छोटे जो नए नए इन्वेस्टर आते हैं वो वैसे ही डूब जाते हैं, ठीक है, इस खेल में। फिर एक बड़ी मशहूर लाइन है फाइनेंशियल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि, और जनरल लाइफ में भी, द ग्रेटर द पोटेंशियल रिवॉर्ड्स इज, जितने आप पोटेंशियल रिवॉर्ड ग्रेटर लेना चाहते हैं, द ग्रेटर द इज द रिस्क, उतना ही आपको ज़्यादा रिस्क अवेल करना पड़ेगा। द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द रिटर्न, ठीक है जी। तो ये कुछ फेमस लाइन थी जो हमने डिस्कशन की। एक्चुअली ये चैप्टर जो है कैपिटल मार्केट हिस्ट्री के हवाले से है कि हम हिस्टोरिकल डाटा एक्चुअली लेते हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले या 2 साल पहले की होती हैं, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट से हम करंटली उस पर कितना अर्न कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो प्रीवियस डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, उसकी मदद से हम अपनी करंट सिनेरियो का एनालिसिस करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिटर्न्स की तरफ। रिटर्न्स क्या होते हैं जी? रिटर्न्स यहाँ पे जब भी इन्वेस्टमेंट पे कोई आपको प्रॉफिट मिलता है, चाहे वो डिविडेंड की सूरत में हो या कैपिटल गेन्स की सूरत में हो, उसको रिटर्न कहते हैं। तो जब भी आप कोई शेयर्स परचेज करेंगे मार्केट में तो आपको दो तरह के रिटर्न मिल सकते हैं, उस पर दो तरह के प्रॉफिट्स मिल सकते हैं अपनी। एक तो एक्चुअल, लेट सपोज आपने 100 रुपीज़ का शेयर परचेज किया और उस पर आपको 1 साल के बाद डिविडेंड मिलता है 10%। तो आपको जो 1 साल के बाद 10% उस पर 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिले, डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, वो आपका रिटर्न है नंबर एक। एक रिटर्न तो डिविडेंड हो गया। और सेकंड रिटर्न क्या होता है, क्या हो सकता है कि अगर उस शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में, और 100 रुपीज़ का आपने परचेज किया था 1 साल पहले, और उसकी वैल्यू बढ़ के 100 से हो गई है लेट सपोज 120 रुपीज़ 1 साल बाद, तो आप मार्केट में अगर सेल करने जाएंगे 1 साल बाद तो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो उसके ऊपर मिलेगा वो भी आपका रिटर्न कहलाएगा।
उसको उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल गेन की सूरत में आपको रिटर्न मिल सकता है या डिविडेंड की सूरत में। इन दोनों चीजों को, डिविडेंड को और कैपिटल गेन को, हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है वो है जी पार्ट्स ऑफ टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न जो होता है वो मैंने आपको बताया कि दो सूरतों में आप हासिल कर सकते हैं। इधर यू कैन गेट इट बाय अर्निंग द डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि खास परसेंटेज प्रॉफिट कंपनी को जो होता है उसमें से वो खास हिस्सा डिविडेंड दे देते हैं। सेकंड चीज़ जो है वो कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन, आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ सेल आउट करते हैं और उसकी वैल्यू, उसकी जो आपने परचेज वैल्यू थी, कॉस्ट वैल्यू थी, उससे अगर ज़्यादा पे सेल करते हैं तो आपको कैपिटल गेन हो जाता है। तो दीज टू आइटम्स आर नोन एज द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आज हम ये भी सीखेंगे इंक्लूजन ऑफ अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस टू कैलकुलेट द रिटर्न। अच्छा, डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपको डिसाइड करती है डिविडेंड देने को, वो तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस क्या होते हैं एक्चुअली, ये हम समझेंगे इस बारे में। कि अब लेट्स सपोज आप अपना शेयर सेल आउट नहीं करते मार्केट में, अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई है मार्केट में 100 रुपीज से 120, 130, 140, 150 हो गई है, आप उसको फिर भी सेल नहीं करते मार्केट में जाके, तो वो आपका फिर भी कैपिटल गेन है उसको, लेकिन कौन सा गेन कहते हैं? अनरियलाइज्ड गेन। मार्केट में आपकी शेयर की वैल्यू से बढ़ गई है लेकिन आपने फिर भी उसको नहीं बेचा, तो इट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड गेन्स। या लेट सपोज शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, उसकी आपने 100 का परचेज किया था और उसकी मार्केट में वैल्यू आज है 100 से कम है, 70 है, 80 है, 90 है या 50 है, तो वो आपका, अगर आपने अपने पास ही रखा है, होल्ड किया हुआ है और उसको नहीं सेल किया, तो दीज आर कॉल्ड अनरियलाइज्ड लॉसेस। तो ये अनरियलाइज्ड लॉसेस और अनरियलाइज्ड गेन्स, ये आप क्विज के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड गेन्स और अनरियलाइज्ड लॉसेस, ये मैंने दोनों बता दी कि शेयर आप सेल नहीं करते, शेयर आप होल्ड करके रखते हैं, तो चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, अगर बढ़ रही है तो वो अनरियलाइज्ड गेन्स कहलाएंगे, अगर उस शेयर की वैल्यू मार्केट में कम हो रही है तो वो अनरियलाइज्ड लॉसेस कहलाएंगे, टू कैलकुलेट द रिटर्न्स, ठीक है। सर सेकेंडली, कैन यू रिपीट दिस पॉइंट प्लीज, मेरा नेट का मसला हो गया था। जी जी मैं बता देता हूँ कि लेट सपोज एक शेयर की वैल्यू 100 है और उसकी एक साल बाद उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ गई है, 100 से बढ़ गई है, तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा आप अर्न करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अनरियलाइज्ड गेन्स। ऐसे गेन्स जो आपने शेयर को सेल आउट नहीं किया, जब आप मार्केट में शेयर सेल नहीं कर रहे, अपने पास होल्ड करके रखा हुआ आपने, ठीक है, और वो गेन आपको हो रहा है, तो वो ऐसा गेन है जो क्या है? अनरियलाइज्ड। वो रियलाइज नहीं हुआ अभी तक। रियलाइज कब होता है? जब आप मार्केट में वो शेयर सेल आउट कर दें। अब आपने शेयर सेल नहीं किया, तो दिस टाइप ऑफ गेन इज नोन एज अनरियलाइज्ड गेन्स, ठीक है। और अनरियलाइज्ड लॉसेस क्या होते हैं? कि मार्केट में शेयर की वैल्यू कम होगी, गिर गई है, लेकिन फिर भी आपने शेयर सेल नहीं किया। ऐसा शेयर जो आप सेल नहीं करते, अपने पास ही होल्ड रखते हैं, और उसकी वैल्यू कम हो गई है मार्केट में, तो दीज आर कॉल्ड अनरियलाइज्ड लॉसेस। तो अनरियलाइज्ड गेन्स हो या लॉसेस हो, इसमें आप शेयर सेल नहीं कर रहे मार्केट में, बल्कि अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर भी वो गेन्स और लॉसेस क्या कहलाएंगे? अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस। ये यही गेन्स और लॉसेस रियलाइज कब होंगे? जब आप उस शेयर को मार्केट में जाके सेल आउट कर देंगे, ठीक होगी बात। तो उनको हम रियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस तब कहेंगे जब वो मार्केट में सेल आउट हो जाएंगे, क्लियर। अच्छा जी, उसके यस बाद सर। थर्ड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड यील्ड क्या होती है, ये परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। फिर कैपिटल गेन यील्ड क्या होती है और टोटल यील्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हम आज तीनों चीज़ों की कैलकुलेशन भी समझते हैं, क्लियर। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दूं ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो हमने इनको समझना है, जो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हुए हुए हैं, और ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले ये लेफ्ट साइड पे समझ लीजिए जो आपके पास है, पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर राइट साइड वाली को, ठीक है जी। इसमें ये कह रहा है कि एट टाइम टी, ये करंट पॉइंट पे आपने एक शेयर परचेज किया जिसकी वैल्यू थी $37। एक शेयर परचेज किया, उसकी वैल्यू $37 थी एक टाइम पे। उसका जो टाइम था वो क्या था जी? टी।
और T+1 से मुराद ये है उसमें टाइम में 1 ईयर प्लस करने, 1 साल बाद, 1 साल बाद उसकी वैल्यू $37 की जो है वो कितनी होगी जी, मार्केट में कितनी होगी, $40.33। यानी लेट्स सपोज, हम ये सपोज करते हैं कि उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ गई है, कम भी हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज कर गई है, $37 से कितनी बढ़ गई है, $40.33 बढ़ गई। अब इसमें आपको पिक्चर में दोनों तरह के गेन्स दिखाए हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि T+1 1 साल बाद आपको जो डिविडेंड मिला है इस सबकी इन्वेस्टमेंट पे, $37 का जो शेयर था उसकी इन्वेस्टमेंट पे $1.85 ये आपको डिविडेंड मिला। तो दोनों चीजें मिल गई, आपको एक एंडिंग मार्केट वैल्यू पता चल गई है और डिविडेंड्स भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपने शेयर सेल आउट नहीं किया। ठीक है, आपका टोटल अनरियलाइज्ड गेन जो है, जो मार्केट में है वैल्यू उसकी बढ़ गई, वो 40.33 हो गई है 37 से बढ़ के, और आपको डिविडेंड मिल रहा है 1.85, ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। तो टोटल इसको सम अप करेंगे अगर दोनों को, इन दोनों वैल्यूज को अगर सम कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, तो आपके पास ये टोटल, आपके पास उस शेयर की वैल्यू आ जाएगी, या इसको आप टोटल अनरियलाइज्ड गेन कह देंगे अगर आपने अभी तक मार्केट में सेल आउट नहीं किया। ठीक होगी बात, ये 42.18। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। जी, ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये सिंगल शेयर की वैल्यू के वाले से बात कर रहा है, और राइट साइड वाला नंबर ऑफ शेयर जब ज्यादा हो जाते हैं उसके वाले से बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो ये आपको कैलकुलेशन दिखाई है ये है 100 शेयर्स की। ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने थे, जस्ट 1। ठीक है, ये सिर्फ फर्क है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जस्ट 1 है, और राइट साइड पे नंबर ऑफ शेयर्स 100 है आपके पास। सही है। अच्छा जी, ये अगर एक शेयर $37 का है तो 100 शेयर्स कितने के होंगे, 37 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आप, 37 को मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये आ जाएगा आपके पास $3700। ये टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट थी 1 साल पहले की। ये माइनस में क्यों है, ये आपका आउटफ्लो है, और ये आपने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, और 1 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट ये बढ़ के कितनी होगी जी, $4033। यानी कि एक शेयर की वैल्यू 40.33 है, तो 100 की कैसे होगी, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास 4033 आ जाएगा। सही है। और इसी तरह नंबर ऑफ, एक शेयर पे डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है, 1.85, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, $185 आ जाएगा। तो टोटल आपके पास रिटर्न कितना आ रहा है, टोटल रिटर्न हमने कैलकुलेट कर लिया जनाब, $4218। वो कैसे आया, इन दोनों को सम अप करके, डिविडेंड जो आपको मिल रहा है प्लस जो आपकी मार्केट वैल्यू है शेयर की उसको, प्लस डिविडेंड को सम अप करके आपके पास टोटल इस वक्त जो उसकी वैल्यू है शेयर की वो $4218 है। क्लियर। तो ये हमने कैलकुलेशन सीखी है सिंगल शेयर के हवाले से भी और मल्टीपल शेयर के हवाले से भी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। ये जो मैंने आपको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब चीज समझाई है, अब उसको फॉर्मूला के हवाले से समझते हैं। तो डॉलर रिटर्न क्या होता है जी, डॉलर रिटर्न से मुराद ये है आपको गेन या लॉस भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसे कहते हैं रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट में आपको गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये हम इनकम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इनकम कंपोनेंट क्या होता है कि जो आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल रहा है उसको आप इनकम कंपोनेंट कहते हैं, जिसे आप डिविडेंड कहते हैं। इनकम कंपोनेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे इनकम जनरेट हो रही है, रेगुलर इनकम। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे रेगुलर इनकम जनरेट हो रही है हर साल, वो क्या है, डिविडेंड्स है ना, उसको हम इनकम कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और बाकी उसको अगर सेल आउट करते हैं तो सेल आउट करके उसको कैपिटल गेन या लॉस हो सकता है आपको। ठीक है, क्लियर। और ये कैपिटल गेन या लॉस आपकी क्या कहलाता है जी, वैल्यू ऑफ एसेट्स को डिटरमिन करता है कि वैल्यू ऑफ एसेट आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है। क्लियर। अच्छा, फिर इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैश डिविडेंड्स जब पे किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, तो वो कैसे पे किए जाते हैं, आपकी कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स को,
ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितना डिवाइड करना है उनमें, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने एग्जांपल सिंगल डॉलर वाली पढ़ी है, उसमें देखिएगा डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसे किया उसने, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ 100 शेयर्स हैं और 100 शेयर्स पे आपको एक एक शेयर पे डिविडेंड कितना मेरा 1.85, तो टोटल डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, उस एक शेयर के डिविडेंड को मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स कर देंगे तो टोटल डिविडेंड आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इसी तरह कैपिटल गेन आपने अगर कैलकुलेट करना है, कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे ये जरा इंपॉर्टेंट है, सीख लीजिए। कैपिटल गेन कैसे आएगा ये मैं समझा रहा हूँ जरा। आपकी मार्केट वैल्यू इस वक्त, करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, $40.33 एक शेयर की, और एक साल पहले कितनी थी, $37। इन दोनों को माइनस किया और माइनस करके जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 के साथ, ठीक है। तो जब आप माइनस करेंगे इसको और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास $333 कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें से शेयर की एक्चुअल वैल्यू जो एक साल पहले थी वो माइनस करना जरूरी है, ठीक है। तो करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो अब आपको एक तो डिविडेंड की कैलकुलेशन भी इसमें पता लग गई और कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन भी क्लियर होगी, सही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। किसी को अगर नहीं समझ आ रहा तो वो प्लीज लेट मी नो, तो मैं उसे रिवाइज कर सर दूं। जी जी, सर वो जो 100 से मल्टीप्लाई किया है वो इसलिए किया है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे। एग्जैक्टली नंबर ऑफ शेयर्स ये बता के जाएंगे क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स 100 हैं, ओके आपको सर। हाईलाइट किए हुए हैं। ओके सर। तो आपको जस्ट क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ 100 शेयर्स हैं और आपने पर शेयर डिविडेंड भी आपको दिया होगा और मार्केट की उसकी बिगिनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू भी शेयर की दी होगी। तो जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिविडेंड जो पहले हमने कैलकुलेट किया, एंड सेकंड थिंग यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ, ठीक है। ये दो चीजें, और ये हमने इसको डिस्कस कर लिया है पिक्चर को पहले। ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के वाले से है कि एक आपकी इन्वेस्टमेंट $3700 थी और शुरू में 30 एक शेयर था $37 का, 100 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 शेयर्स की सारी पिक्चर है। तो 100 शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आउटफ्लो $3700 था। एक साल बाद इनकी वैल्यू कितनी होगी, 4033, और ये $185 का डिविडेंड मिला, तो टोटल वैल्यू आपके पास होगी $4218 आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो आया। अच्छा, अब इसको सिंगल डॉलर पे कैलकुलेट करते हैं, सिंगल डॉलर कैलकुलेशन भी बताई है उसने। और अच्छा, ये कैपिटल लॉस भी बताया उसने, ये जरा समझ लें। लेट्स सपोज कि शेयर की वैल्यू आपके पास इनिशियल वैल्यू थी 34.78 और इंक्रीज होने की बजाय ये एक साल बाद 37 इसकी इनिशियल वैल्यू थी और करंट वैल्यू इसकी है 34.78, यानी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो गई है, 37 से डिक्रीज होगी, रिड्यूस हो गई है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसकी, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, ठीक है जी, करंट माइनस प्रीवियस वैल्यू। तो करंट वैल्यू 34.78 है, जबकि प्रीवियस वैल्यू एक साल पहले 37 थी, $37 थी, ज्यादा थी। इसमें से जब माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो माइनस में आपका आंसर आएगा $222। दिस इज योर कैपिटल लॉस, ठीक है। ये आपका कैपिटल लॉस कहलाएगा। तो बस आपने शेयर वैल्यू, ये फॉर्मूला याद रखना है, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। वो अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल लॉस होगा, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो कैपिटल गेन कहलाएगा, सही है जी। अच्छा जी, टोटल डॉलर रिटर्न का फॉर्मूला देख लीजिए, ये टोटल डॉलर रिटर्न का फॉर्मूला होता है। टोटल डॉलर रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम प्लस कैपिटल गेन, और लॉस होगा तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, सही है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कभी डिविडेंड जो है वो परसेंटेज में गिवन हो? जी, वो आगे कैलकुलेशन में आएगा, उसको हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। डिविडेंड को परसेंटेज में जब कैलकुलेट करते हैं ना, उसे डिविडेंड यील्ड कहते हैं, ठीक है। उसको हम कैलकुलेट करना आज के टॉपिक में है हमारा, वो सीखते हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, तो टोटल डॉलर इनकम उसने टोटल डॉलर रिटर्न कैलकुलेट किया है, देखिएगा 100 शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो $185 है, और 100 शेयर्स पे जो कैपिटल गेन था वो कितना है जी, 333 था, कैपिटल गेन वाले की बात कर रहे हैं। तो टोटल डॉलर रिटर्न आपको एक साल बाद अगर वो शेयर्स
आपके पास पड़े हुए हैं या सेल आउट कर दिए हैं, तो आपके पास उसका टोटल डॉलर रिटर्न कितना कैलकुलेट हो रहा है, $518। ठीक है, तो ये शेयर्स आपके पास मौजूद हैं, ये आप चाहे सेल करें ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आपने आपके शेयर की इस वक्त वैल्यू, जिसमें डिविडेंड भी शामिल है, और सॉरी आपकी इन्वेस्टमेंट की जो टोटल रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है टोटल 1 साल बाद, वो कितना है, $518 है। ठीक है जी, आगे है एक और पॉइंट के लेट सपोज कि हम इसको वन शेयर की बजाय टोटल शेयर में कैलकुलेट करें, तो टोटल कैश इफ स्टॉक इज सोल्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्टॉक आप सेल आउट कर दे सारा, सारे का सारा, तो टोटल कैश आपको कितना रिसीव हो सकता है, ये उसने बताया हुआ है कैलकुलेट करके। ये ऊपर पिक्टोरियल फॉर्म में हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो पिक्चर में यही था कि टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितनी थी, 3700 की, और प्लस इसमें ये ऐड हो जाएगा कितना जी, 518 आपका रिटर्न शामिल हो जाएगा। अगर आप इसको मार्केट में सेल करने जाएं, तो टोटल आपको कैश कितना मिलेगा, $4218 आपको रिटर्न मिलेगा। इस पे कैश मिलेगा आपको, ठीक है, ऑन द स्पॉट। ठीक है, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, ये सुन लीजिए कि अगर आप मार्केट में सेल आउट करने जाते हैं, तो आपकी उसकी $100 की एक्चुअल वैल्यू $3700 थी। $3700 में आपने 100 शेयर सेल आउट कर दिए, उसकी एक्चुअल वैल्यू प्लस आपको जो आपका डिविडेंड और उसका कैपिटल गेन मिला के वैल्यू कितनी, 518 टोटल है, उसको आपने ऐड अप किया, तो टोटल कैश आपको रिसीव होगा $4218। ठीक है, तो ये आपका मुनाफा है इन्वेस्टमेंट पे आपकी रिटर्न का। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है जी, ये उसने एक और तरीके से इसी को कैलकुलेट करके बताया कि ये भी मैं क्लियर कर दूं कि एज ए चेक उसने बताया कि $4218, इसको एक और तरीके से भी चेक किया जा सकता है। टोटल जो आपको कैश रिसीव होगा वो कैसे, कि प्रोसीड्स फ्रॉम स्टॉक सेल, स्टॉक सेल से जितने आपको पैसे मिलेंगे, प्रोसीड्स कहते हैं जी रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल। प्रोसीड्स कहते हैं रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल, उसको कहते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक। और डिविडेंड्स अलहदा से अगर आप निकालें, डिविडेंड्स टोटल 185 है, ये तो पता है। और एक शेयर की वैल्यू मार्केट में अगर 40 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो टोटल आ जाएगी आपके पास 4033 प्लस 185 किया तो सेम अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये सेम, चाहे आप इस तरीके से कैलकुलेट करें टोटल कैश को, या इस तरीके से कैलकुलेट करें, ये एक ही तरीके कार है। सही है। अच्छा जी, हमने डॉलर रिटर्न कैलकुलेट करना सीखा। अब हम सेकंड चीज सीखते हैं, परसेंटेज रिटर्न्स। जो परसेंटेज का आप पूछ रहे थे, परसेंटेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी कुछ पहले इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, हाईलाइट मैंने यहाँ की हुई हैं। परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा कन्वीनियंट होता है उसको समराइज करना, उसको बयान करना कि आपने परसेंटेज में कितना डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड को अगर आप डॉलर में बयान करेंगे, तो वो थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है मार्केट में। तो इसलिए उसको परसेंटेज में बयान किया जाता है कि आपकी प्राइस की शेयर वैल्यू का कितने परसेंटेज जो है डिविडेंड दिया, 5% दिया है, 3%, इस साल 7% दिया है, इस साल 10% दिया है, इस साल 15% दिया है। तो उसको कंपैरेटिव करना, कंपैरेटिव एनालिसिस करना पिछले सालों से आसान हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज रिटर्न, परसेंटेज डॉलर रिटर्न का मतलब ये है कि हाउ मच डू वी गेट फॉर ईच डॉलर वी इन्वेस्ट, यानी हर डॉलर के बदले हम कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डॉलर की, उसके बदले हम कितना अर्न कर रहे हैं। तो आप देखिएगा इसकी जो इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, वो भी $1 सिंगल डॉलर इन्वेस्टमेंट में उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला है इसका डिविडेंड यील्ड का। लेट्स सपोज उसकी वैल्यू थी, एक शेयर की वैल्यू $37, और एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है ये आपको दिया हुआ है $1.85। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो सिंपल फॉर्मूला डिविडेंड यील्ड का, ये याद रखिएगा। डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू, इस पर फॉर्मूले आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, तो आप सिर्फ ये इसको प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, तो आप इनको प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है फॉर्मूला, सिंपल। डिविडेंड जो आपको 1 साल बाद मिल रहा है, डी डी टी प्लस वन लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय पी टी। पी टी का मतलब है प्रीवियस ईयर प्राइस,
क्योंकि इसके साथ T+1 नहीं है। टी का मतलब है प्रीवियस ईयर प्राइस, ठीक है। T+1 का मतलब है नेक्स्ट ईयर जो वैल्यू है डिविडेंड की, सही है। तो डिविडेंड आपको मिल रहा है नेक्स्ट ईयर $37 आपने पिछले साल इन्वेस्टमेंट की थी, और डिविडेंड जो है आपको एक साल बाद वो कितना मिला 1.85, डिवाइड किया दोनों को तो 0.05 डॉलर आ गया आपके पास। और इसको अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो इट इज 5%, ठीक है। और इसको हम 0.05 को क्या कह सकते हैं, सेंट्स भी कह सकते हैं। तो वो इसकी इसकी जरा इंटरप्रिटेशन जरा ध्यान से देखिएगा। दिस सेज दैट फॉर ईच डॉलर वी इन्वेस्ट, अगर हम हर डॉलर को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी गेट 5 सेंट्स इन डिविडेंड्स। हर डॉलर के बदले हमें कितने सेंट्स मिल रहे हैं, 5 सेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको 5 सेंट्स भी कह सकते हैं। यहाँ आप दूसरे यही यही इंटरप्रिटेशन इसको सीखिए जो बुक में लिखी है। दूसरी इंटरप्रिटेशन जैसे ये हो सकती है कि वी आर अर्निंग 5% ऑफ डिविडेंड ऑन आवर इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच शेयर। हर शेयर पे आपको कितने परसेंट डिविडेंड मिल रहा है, 5% डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। या आप इसकी ये दोबारा से इंटरप्रिटेशन में बता रहा हूँ कि हर डॉलर के बदले आपको 5 सेंट्स डिविडेंड मिल रहा है, क्लियर। तो ये हमने डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करना सीख ली। ये फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड का, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। सही। DT+1 क्या था? जी जी, डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। T+1 का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर, एक साल आगे, और टी का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, ठीक है। अच्छा अच्छा, टी का मतलब है सही। प्रीवियस ईयर, और प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ प्रीवियस ईयर जो हमने $37 थी एक साल पहले इन्वेस्टमेंट की, उसके पास जो डिविडेंड मिल रहा है हमें करंट डिविडेंड इस साल एक साल बाद, T+1 का मतलब है एक साल बाद का डिविडेंड $1.85 है, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना सीखते हैं कैपिटल गेन्स यील्ड। दो यील्ड हमने कैलकुलेट करना सीखनी है, डिविडेंड यील्ड और कैपिटल गेन यील्ड। ये भी परसेंट, यील्ड का मतलब होता है हाउ मच यू आर अर्निंग इन परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। और तो परसेंटेज में कैपिटल गेन्स तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, उसी को परसेंटेज में निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया तो इजी है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। देखिएगा फॉर्मूला, T+1 का मतलब क्या है कि एक साल बाद इसकी प्राइस क्या है शेयर की, T+1 का मतलब ये है, सही है। माइनस करेंगे इससे प्रीवियस, पीटी का मतलब है प्रीवियस ईयर प्राइस, और डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर प्राइस से। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, ये करंट ईयर प्राइस माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस। जो सिंपल ग्रोथ का फॉर्मूला भी यही होता है। अगर आप किसी चीज की ग्रोथ कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, उसका फॉर्मूला भी यही होता है, करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू, ठीक है। तो इसमें डिविडेंड कहीं नहीं आ रहा, याद रखिएगा इस फॉर्मूले में, कैपिटल गेन वाले में, बल्कि शेयर प्राइस सिर्फ आ रही है। तो ये फॉर्मूले की मदद से ना हम कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करेंगे शेयर्स के, ठीक है। जो एक्चुअल आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसमें से मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगा या इंडिविजुअल असाइनमेंट दे दूंगा। ये 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40 कंपनीज आप सेलेक्ट करें आप डिफरेंट मार्केट में, और उनकी प्राइस जो है ना एक महीने की, उसको लेके ये फॉर्मूला अप्लाई करें और आपने कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना है। यानी एक्चुअल एप्लीकेशन भी इसकी सीखते हैं हम, सही है। तो ये आपको एज एन असाइनमेंट दे देंगे। तो करंट ईयर प्राइस कितनी है जी इसकी, $40.33 की, और प्रीवियस ईयर कितनी है 37, और डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर प्राइस से सेम से, तो आपके पास कितना आ जाएगा जी 9%। तो आपका टोटल कैपिटल गेन कितना आया जी, 9% आया, सही है। तो ये हमने कैपिटल गेन्स यील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया, डिविडेंड यील्ड भी कैलकुलेट करना सीख लिया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। सर पी जो है वो कैपिटल है ना? जी जी, पी कैपिटल है। पी का मतलब प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है, और डी का मतलब डिविडेंड ऑफ शेयर। और ये आपको पर डॉलर की इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने कितना कहा है कि ये मुझे अब आप लोग बताइए, आप में से कोई इंपॉर्टेंट बात ये फिक्रा, पर डॉलर इन्वेस्टमेंट पे आपको 9 सेंट्स मिल रहे हैं। कैसे 9 सेंट्स कैसे मिल रहे हैं, ये मुझे बताएं। 9 सेंट्स कैसे मिल रहे हैं? $1 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 9 सेंट्स कैसे मिल रहे हैं, ये मुझे कोई बताए आप स्टूडेंट्स में से प्लीज।
सर हमने $37 का अगर बाय किया था तो हमें 1.85 डिविडेंड मिला था ना, तो ठीक है, उसी को हम डिवाइड कर देंगे। वो तो 5 सेंट्स 37 आ से रहे थे, 1.8। वो तो 5 सेंट्स आ रहे थे, उसको कैलकुलेट किया था 1.85 को, वो तो 5 सेंट्स आ रहे थे, ठीक है ना। ये वाले 9 सेंट्स कौन से कह रहा है, ये वाले? सर वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू बढ़ रही है वो। एग्जैक्टली ये 9%, तो 9% ये क्या है, मार्केट में वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी। वेरी गुड आंसर। तो ये 9% यानी 9 सेंट्स आपकी कैपिटल गेन है, उसने आगे लिखा हुआ है इन कैपिटल गेन्स। मार्क कैपिटल गेन से मुराद है मार्केट में जो वैल्यू बढ़ गई है वो 9 सेंट से बढ़ गई है आपकी, ठीक है। अच्छा जी, ये अब पर शेयर ये हमने समझ लिया पहले इसको, इसी पिक्टोरियल डायग्राम को, फिगर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ इसको कि $37 आपने एक शेयर परचेज किया था। ये पर शेयर की कैलकुलेशन है 1 साल पहले, और 1 साल बाद T+1 पे इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ के 37 से कितनी होगी, बढ़ के $40.33 और प्लस $1.85 उसका डिविडेंड था। और टोटल आपको जो रिटर्न मिलेगा अगर आप उस शेयर को सेल करते हैं मार्केट में, तो टोटल कैश मिलेगा आपको वो $42.18 मिलेगा। ये टोटल इनफ्लोज की बात ये है कि कैश अगर मार्केट में अगर आप सेल करें तो आपको $42.18 एक शेयर के बदले मिलेगा, इसे इनफ्लो कहते हैं। आउटफ्लो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आउटफ्लो $37 था 1 साल पहले, और 1 साल बाद अगर मार्केट में वो चीज सेल आउट करते हैं तो आपको इनफ्लो यानी कैश $42.18 रिसीव होगा। सही है। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। जी, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, ये आप मुझे बताएं 14% इंक्रीज कैसे आया आपकी वैल्यू में, और 14 सेंट्स कैसे आ गया। इसमें 2 सेंट्स शामिल हैं, 5 सेंट्स किसके, डिविडेंड के, और 9 सेंट्स किसका, कैपिटल मार्केट का। तो 5 सेंट्स डिविडेंड के और प्लस 9 सेंट्स कैपिटल मार्केट के, इन दोनों को एडअप करें तो आपके पास टोटल कितने सेंट्स बनते हैं, 14 सेंट्स। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है 14 सेंट्स से इंक्रीज कर गई है, ठीक है, यानी 0.04 या 14 सेंट्स कह लें, या आप उसको 14% कह लें। समझ आ गई इस बात की, ठीक है। तो 14% से आपकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है मार्केट में। सही है। तो इसको एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल आपकी शेयर्स 100 थे ना, उस पर टोटल आपका जो कैपिटल जो टोटल गेन था डिविडेंड मिला के वो $518 था। ये 518 कैसे आया, 185 आपका शेयर सॉरी डिविडेंड, 185 जो था वो डिविडेंड था, और रिमेनिंग जो था 518 में से 185 माइनस करेंगे तो अराउंड 300 समथिंग ये आपका कैपिटल गेन था 100 शेयर्स पे। ये 100 शेयर्स की बात कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 3700 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सॉरी, तो आपके पास 14% ये भी आ जाएगा। ये भी एक तरीके कार है। सही। तो 14 सेंट्स कैसे निकले हैं इसके मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। जी, उसने एक और क्वेश्चन दिया है, ये एग्जांपल आप देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जांपल 12.1 है, इसमें बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। आपको ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा ये जो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पढ़ के आप ये एग्जांपल देख लीजिएगा, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ना समझ आने वाली हो, बड़ी इजी है। मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। कह रहे एक शेयर है, उसकी वैल्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी है, $25 है शेयर की वैल्यू। एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी हो गई, $35 हो गई। तो बिगिनिंग वैल्यू भी दे दी और क्लोजिंग वैल्यू भी दे दी, ठीक है। और $2 पर डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर आपको मिल रहा है, ठीक है जी। और आपने कैलकुलेट क्या करना है, डिविडेंड यील्ड। सवाल आपको ऐसे ही कहा, डिविडेंड यील्ड क्या है, कैपिटल गेन्स यील्ड क्या है, परसेंटेज रिटर्न क्या है। तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल पूछा है, इफ योर इन्वेस्टमेंट अगर आपकी $1000 हो तो हाउ मच डू यू हैव एट द एंड ऑफ द ईयर। 4 सवाल देखें उसने, सिर्फ ये 3 चीजें आपको बताई और उसकी मदद से 4 सवाल पूछनी है। शेयर की ओपनिंग वैल्यू बता दी, क्लोजिंग वैल्यू बता दी, और डिविडेंड भी बता दिया। और आपसे ये 4 चीजें पूछ ली हैं, कौन कौन सी, डिविडेंड यील्ड बताएं, कैपिटल गेन्स यील्ड बताएं, परसेंटेज रिटर्न बताएं,
और अगर आपके पास 1000 शेयर्स हो तो कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो सबसे पहले डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है DT+1 डिवाइडेड बाय PT। डिविडेंड कितना है करंट ईयर का $2 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू, PT का मतलब होता है प्रीवियस वैल्यू डिवाइड किया तो 8% या 8 सेंट्स आपका डिविडेंड आ गया। कैपिटल गेन्स कैसे निकालेंगे, करंट ईयर प्राइस माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस। तो करंट ईयर प्राइस 35 है माइनस प्रीवियस ईयर प्राइस 25 है और डिवाइड भी करेंगे प्रीवियस ईयर प्राइस से, तो माइनस करके 10 डिवाइडेड बाय 25 40% आ गया। तो 40% या 40 सेंट्स, तो 40 सेंट्स आपका कैपिटल गेन्स है और डिविडेंड यील्ड भी हमने निकाल ली 8%, ठीक है। ये दोनों चीजें कैलकुलेट हो गई हमारे पास। आगे थर्ड चीज वो क्या कह रहा था जी, आप बताएं। परसेंटेज रिटर्न, अच्छा जी परसेंटेज रिटर्न कैसे निकालेंगे। परसेंटेज रिटर्न आप इन दोनों को समअप कर लेंगे जो आपके पास आए हैं। ये जनाब 8% आपके पास एक रिटर्न आ रहा है, एक 40% आ रहा है, तो दोनों को एडअप करके कितना आ जाएगा 48% आ जाएगा, सही है 48% आ जाएगा। और चौथा सवाल था उसका कि अगर आप के पास $1000 इन्वेस्ट करें तो टोटल आपको रिटर्न कितना मिलेगा, तो फिर कितना होगा रिटर्न जी। वो कह रहे हैं 1480। ये कैसे आया, इसमें 1000 तो उसकी अपनी वैल्यू है, 1000 तो इसकी अपनी वैल्यू है और प्लस एक्स्ट्रा कितना आया 480। 480 कैसे कैलकुलेट हुआ, आप जब आप 1000 को मल्टीप्लाई बाय करते हैं कितने परसेंट से 48% से, 48% से करेंगे तो आपके पास 480 आ जाएगा, उसको उसमें एडअप कर देंगे दोबारा से तो 1480 हो जाएगा, ठीक है। ये इसने कैलकुलेट करके यहाँ पे बताया हुआ है, क्लियर। तो टोटल आपके पास ये मैं सर्कल कर रहा हूँ $480 का इंक्रीज आएगा। $480 आपने 1000 में ऐड किया तो टोटल आपके पास जो टोटल रिटर्न आएगा, उसने टोटल रिटर्न का पूछा कि टोटल कैश आपको कितना मिलेगा एक साल बाद, वो $1480 मिलेंगे, सही है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। सर जी जी सर 1048 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 आएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाय 48% लिखा हुआ ये देखें, ओह अच्छा सर। ठीक है। 48% क्या होता है 48 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 0.48 कर लेना, 0.48 कर ले, 1000 को मल्टीप्लाई बाय 0.48 से करें तो 480 आ जाएगा, सही। 480 जो आएगा वो आपके पास एक्स्ट्रा रिटर्न है टोटल का, तो उसमें एडअप कर देंगे तो आपके पास 1480 आ जाएगा। और ये 48% कहाँ से निकाला है हमने, ये डिविडेंड वाले को और कैपिटल गेन वाले को सम अप किया तो हमारे पास टोटल 48% था, ठीक है। 48% कह लें या 48 सेंट्स कह लें, तो हमारे पास ये टोटल आ गया। तो इसके बाद जो है ये आपको इसने इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे बताई है, सिंपल वही पिक्टोरियल फॉर्म में कि $25 का था एक साल पहले और एक साल बाद उसकी वैल्यू 25 से बढ़ के $10.35 हो गई, $2 का डिविडेंड था। तो टोटल इनफ्लो जो आपके पास आएगा एक साल बाद वो कितना आएगा, एक शेयर पे बता रहा है $37 आएगा एक शेयर पे, ठीक है। तो ये इसने अलहदा से पिक्चर फॉर्म में बताया, ठीक है। और अच्छा आज जो हमने सीखा है उसको ज़रा क्वेश्चन की फॉर्म में मैं बता दूं। ये आप इसको तैयार कीजिएगा अच्छे तरीके से, क्विज भी इसी में से आएगा, इससे रेलेवेंट ही। नंबर 1 है कि व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न के 2 पार्ट्स कौन से होते हैं, 2 पार्ट्स हमने समझ लिए टोटल रिटर्न के, एक तो डिविडेंड वाला पार्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है कैपिटल गेन वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये दोनों आपके पार्ट्स किसके होते हैं, टोटल रिटर्न के होते हैं, डिविडेंड और कैपिटल गेन, सही है। और डिविडेंड्स कैसे आता है, वो आपकी रेगुलर इनकम कंपोनेंट है, जबकि जब आप शेयर मार्केट में सेल आउट करते हैं तो शेयर की वैल्यू जो मार्केट में इंक्रीज होती है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स। सेकंड मैंने ये बता दिया आपको पहले ही कि अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन्स और अनरियलाइज्ड लॉसेस क्या होते हैं। अनरियलाइज से मुराद ये है कि आपने मार्केट में अभी तक वो शेयर सेल आउट नहीं किया, घर बैठे बैठे ही आपका शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ गई है तो उसको कैपिटल गेन कहेंगे। घर बैठे बैठे अगर आपकी और आपने शेयर होल्ड किया हुआ है और आपके शेयर की वैल्यू मार्केट में डाउन चली गई है तो इट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड लॉस, ठीक है। तो इन द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न इन्हें हम क्यों शामिल करते हैं, वो पूछ रहे सवाल कि हम अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन्स को और लॉसेस को रिटर्न्स की कैलकुलेशन में क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि ये तो अभी तक अनरियलाइज्ड है।
तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अकाउंटिंग का ये रूल है, याद रखें। अकाउंटिंग का रूल और फाइनेंस का ये इन्होंने कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किया डिटेल में, अगर आप रीडिंग यहाँ तक कर लें कि आप चाहे शेयर सेल करें या ना करें, ठीक है, लेकिन आपको जो गेन हो सकता है उसको तो आप रिकॉर्ड करेंगे, याद रखिए, ठीक है। जो आपको गेन हो सकता है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे लाजमी, सही है। तो इसलिए आपने मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड करना सीख लिया। अच्छा, ये याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे फाइनेंस कॉन्फ्लिक्ट करती है अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग वाले तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो चीज रियलाइज ना हो जाए। उसे कहते हैं रेवेन्यू प्रिंसिपल, रिकग्निशन प्रिंसिपल, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। या प्रिंसिपल ऑफ रियलाइजेशन भी कहते हैं। जब तक वो चीज सेल और मार्केट में नहीं होती है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाती, जबकि फाइनेंस में आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ये 2 पॉइंट्स हमने देख लिए। थर्ड पॉइंट है, कह रहे डिफरेंस बताएं आप डॉलर रिटर्न में और परसेंटेज रिटर्न में क्या फर्क है। तो ये दोनों चीजें हमने डिटेल में पढ़ी है। डॉलर रिटर्न वो वैल्यू होती है डॉलर की वैल्यू, यानी जैसे आपको पहली एग्जांपल में डिविडेंड कितना था, 1.85 डॉलर था, वो डॉलर रिटर्न है। आपको पहली एग्जांपल में ये दूसरी एग्जांपल में जो डॉलर रिटर्न था डिविडेंड का वो $2 था, वो डॉलर रिटर्न है, ठीक है। जबकि परसेंटेज रिटर्न क्या होता है, जब आप उसको यील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको समझना आसान हो जाता है, कंपेयर करना आसान हो जाता है, 5% है, 10% है, 7% है, तो डिविडेंड यील्ड जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं उसको आप चाहे वो डिविडेंड यील्ड है चाहे वो कैपिटल गेन्स की यील्ड है, दोनों यील्ड हमने कैलकुलेट करना सीखी हैं। दोनों यील्ड इसमें आती हैं रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न में, क्योंकि वो परसेंटेज में बयान की जाती हैं, चाहे वो डिविडेंड यील्ड है या कैपिटल गेन्स की यील्ड है, ठीक है। वो हमेशा परसेंटेज में आती है और उसको हम इसलिए परसेंटेज में लिखते हैं ताकि हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना आसान हो जाता है कि लास्ट ईयर 5% थी, इस साल 10% है, तो उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करना आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम ये पढ़े हैं हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हवाले से, तो उसको हमें पिछले साल के हिस्टोरिकल रिटर्न से कंपेयर करना आसान हो जाता है। क्लियर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।